नमस्कार दोस्तों, मैं आपका केतन सर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बम्पर न्यूज़। जो न्यूज़ सुन के आप खुश हो जाएंगे क्योंकि ये एक स्कॉलरशिप का न्यूज़ है। हर एक स्टूडेंट जो अपनी गरीबी में पढ़ाई करना चाहता है, बहुत आगे जाना चाहता है, लेकिन वक्त के साथ वो आपकी अपना इनकम को मैच नहीं कर पाता है और बिना पैसों में पढ़ाई अधूरी रह जाती है। उनके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है कि स्कॉलरशिप हर एक स्टूडेंट का राइट होता है और ड्रीम होता है। तो देखते हैं ऐसे इस स्कॉलरशिप के बारे में क्या जानकारी होती है और इस स्कॉलरशिप को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है और कितना सारा बेनिफिट्स स्टूडेंट को मिलता है। तो पहले जाएंगे हम क्या कि हमारे जो बेनिफिट्स है पहले ये देख लेंगे कि इस स्कॉलरशिप में क्या क्या बेनिफिट्स होता है। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप है क्या। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कि आवर स्कॉलरशिप will be provided to only students who studied in government or aided school। जो आप लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे हो, वो आप अगर 10th में आप प्राइवेट में स्कूल में गए हो, अगर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़े हो तो आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या स्कूल के बच्चे ही ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। Children studying in a private school in 10th grade are not eligible for our scholarship. If you are studying at the school affiliated with the state boards, please let us know in advance that we can process your application separately। अगर आप स्टेट बोर्ड में किसी स्टेट बोर्ड में आप अपने 10th का कंप्लीट किए हो, सीबीएसई से कंप्लीट ना करते हुए किसी अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स बोर्ड से कंप्लीट किए हो, तो पहले आपको ये क्या होता है ना, सेपरेटली आपको बताना पड़ता है क्योंकि वो जो प्रोविज़न है वो इनका अलग होता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं बल्कि ये एक डोनेशन फाउंडेशन के जो फाउंडेशन संस्था होता है, एनजीओ संस्था, वो उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है क्या कि स्वामी दयानंद एजुकेशनल फाउंडेशन जो है वो आपको देता है। स्वामी दयानंद स्कॉलरशिप का नाम है इंडिया स्कॉलरशिप 2025 एंड 26। ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको प्राइवेट जो एक एनजीओ होता है, वेलकम टू द स्वामी दयानंद स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये जो एनजीओ होते हैं वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं। और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं पहले देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप में आपको कितना मिलेगा। जिस समय आपने थंबनेल देख के जान लिया होगा कि स्कॉलरशिप में आपको 50,000 इंडियन रुपीज़ तक का छूट दिया जाता है या फिर आपको पेमेंट दिया जाता है। एक बार हमेशा याद रखना, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो आपके बैंक अकाउंट को डायरेक्ट नहीं आएगा। पहले बता देता हूँ, अगर आपकी स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप का ये आपका अकाउंट को डायरेक्ट नहीं आएगा, बल्कि ये आपका कॉलेज इंस्टीट्यूशन को आएगा, कॉलेज गया या इंस्टीट्यूशन को आएगा। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन होता है वो आपको फीस चार्ज करती है, वो फीस हर साल यहाँ पे कट जाएगी। 50,000 जितना भी फ़ी होता है आपका, वो 50,000 कट जाएगी। तो तब आपका मन में ये सोच ज़रूर आया होगा कि ये कौन सा स्कॉलरशिप है जो हर साल 50,000 रुपये का आपका हमारा फ़ी पड़ेगा। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये दिस स्कॉलरशिप, देखिए ध्यान से देखिए कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। दिस स्कॉलरशिप इज अवेलेबल ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट एंड एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, है ना। ग्रेजुएट नहीं, जो एमबीबीएस करते हैं उनको बीटेक एंड एमबीबीएस, इन्हीं दो लोगों ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है बीटेक हो या फिर एमबीबीएस हो, पढ़ाई में कितने ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी सिलेक्शन होते हो तब भी आपका एनुअली 3 या 4 लाख के आसपास लग ही जाता होगा। प्राइवेट की बात तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको 2 या 3 लाख से ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसलिए आपको 50,000 हर साल 50,000 आपको बेनिफिट देता है। इसके अलावा जितना भी आपका एजुकेशनल ईयर होता है, 4 या 5 साल जितना भी,
है, उतना भी ईयर को आपको क्या करता है, आपको क्या करेंगे, वो आपको हर साल 50,000 रुपये आपके अकाउंट, आपका कॉलेज अकाउंट को आपको दिया जाएगी। मतलब जितना भी सपोज आपका 1,00,000 फीस हुआ एक महीने ऐसा एक साल का, तो ये जो 50,000 रुपये आपके अकाउंट आपकी कॉलेज इंस्टीट्यूशन को जाएगा, तो 50,000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो रिमेन फीस होगा वो 50,000 रुपये ही आपको देनी पड़ेगी अपनी कॉलेज को। तो देखते हैं, ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वो फ्रेश एप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा यहाँ फ्रेश एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। फ्रेश एप्लीकेशन अगर अप्लाई करना चाहते हो आप, तो आपको फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हो, सपोज आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो, आपको इन स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं है, तो आप क्या इसको फ्रेशली अप्लाई कर पाओगे? तो आंसर है नहीं, आप इसको फ्रेशली अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो भी अप्लाई करोगे, और रिमेन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आप इसको रिन्यूअल करोगे। ओके, देखिए, application must have secured a minimum 80% mark in their class of examination। 80% मार्क क्लास एग्जामिनेशन में आपका मार्क 80% होना चाहिए। 12th में जो आपने दिए हो, आपका 80% से नीचे का अगर मार्क है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो फिर नेक्स्ट जाता है, द एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस दैन 12 lakhs। अगर आपका फैमिली इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसके कम है तो ही आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर्ड जेई और नीट एग्जाम इन द सेम ईयर। द स्टूडेंट हु टूक द स्टूडेंट टूक ए ड्रॉप ईयर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे और एक कंडीशन आ गया है आपको गाइस। ये जो कंडीशन है आपका क्या, कि जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो या फर्स्ट ईयर में हो, उसी ईयर में ही फ्रेशली आपने जेई का एग्ज़ाम या फिर नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया होगा और एडमिशन किया होगा। अगर आप क्रैक नहीं कर पाए क्या, या फिर आप एक ईयर का गैप ले जाते हो, ड्रॉप कर जाते हो, उसकी अगली बार उसमें एडमिशन करते हो, तो आप एलिजिबल नहीं रहते हो इसको अप्लाई करने के लिए। तो फिर आगे चलते, स्टूडेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड मस्ट सबमिट कंप्लीट डिटेल एलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपका फैमिली का एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, या आपका फादर एग्रीकल्चर करते हैं या फिर किसान है, तो आपका किसान कार्ड होगा, वो कार्ड यहाँ पे ज़रूरत होगी। या फिर आपका डिटेल्स, आपका कितना ज़मीन है, या के कौन सा एग्रीकल्चर आपके फादर या फिर आपका गार्डियन कौन सा एग्रीकल्चर करते हैं, वो आपको पहले से मेंशन करना पड़ेगा। और दूसरी ओर चलते हैं हम, क्या प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द स्टूडेंट हु स्टडीड इन द गवर्नमेंट स्कूल। ये हमने पहले से बता चुके हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़े हैं तभी आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा, आपको गवर्नमेंट स्कूल को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर 5 बच्चे हैं और एक को देना है, अगर एक बच्चे उनमें से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है और बाकी 4 प्राइवेट स्कूल में, तो गवर्नमेंट स्कूल को ही कंसीडर किया जाएगा। वैसे भी आप प्राइवेट स्कूल में अगर हो तो नहीं अप्लाई कर सकते, वो मेंशन कर चुका है पहले। 30% ऑफ द स्कॉलरशिप आर रिजर्व फॉर फीमेल एप्लीकेंट्स। यह देखो, ये रिजर्वेशन आ गया है। ये रिजर्वेशन क्या है, ये जो रिजर्वेशन आ गया है किसके पास, वोमेन्स, जितने भी वोमेन्स कैंडिडेट है उसमें से जितने भी सीट वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें 30% रिजर्व फॉर वोमेन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड मेल ऑन द रिक्वेस्ट टू द scholarship@swami-dayananda.org और व्हाट्सअप नंबर जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर गया है, वो व्हाट्सअप नंबर में वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और उस जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होगी उनको यहाँ पे मेल या फिर व्हाट्सअप नंबर के द्वारा देखा जाएगा। पहले ये देखते हैं कि उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई करने से पहले इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या है। लाटेस्ट फोटोग्राफ, आपके पास अगर फोटोग्राफ है लाटेस्ट फोटो आपकी लगेगी। और एडमिशन लेटर और कॉलेज आईडी कार्ड, आपकी जिस कॉलेज में एडमिशन करते हो MBBS के लिए या फिर जेई जो बीटेक के लिए,
है ना, उनके लिए कॉलेज आईडी कार्ड मैंडेटरी है। विदाउट कॉलेज आईडी कार्ड यू कांट अप्लाई। 10th एंड 12th मार्कशीट ऑफ द सर्टिफिकेट, 10th या 12th की मार्कशीट इसलिए मांगते हैं ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम वगैरह, आपका पिता का नाम, माता का नाम, ये सब सही में देख सकें। ओके, उसके बाद आता है जेई और नीट रिजल्ट लेटर। आप जेई और नेट क्वालिफाई कर रहे हो, क्वालिफाई कर चुके हो, तो फिर आपका वो जो रिजल्ट कार्ड आया होगा वो रिजल्ट कार्ड भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगा। और उसके बाद आता है कॉपी ऑफ द फी रेसिपेंट। आप अपना जो कॉलेज में एडमिशन करते हो, जो फी देते हो, वो फी आपको, फी का रिसिप्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो फीस का रिसिप्ट ही है जो आपको पैसे दिलाने में आपका मदद करेगा। उसके बाद आता है फैमिली इनकम प्रूफ, सैलरी सर्टिफिकेट, है ना। अगर आपकी फैमिली इनकम प्रूफ मीन्स अगर आपका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है या फिर नॉन सैलरी बैकग्राउंड है, उसके पहले आपको क्या करेगा, अपने इनकम सर्टिफिकेट आपको तहसील में निकालना पड़ेगा आपको। और उसके बाद अगर आपके सैलरी और जॉब में हो, उसकी सैलरी हो, तो सैलरी आपके सर्टिफिकेट होगा आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट लिख रहे किंबा सैलरी स्लिप और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म या फिर पेंशन कॉपी। आपका अगर फादर पेंशन किसी सर्वे या फिर जॉब नहीं कर पाए, वो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद जो पेंशन मिला होगा उसका पेंशन कॉपी चाहिए होगा। या फिर अगर आपका फादर बिजनेस में, छोटा सा बिजनेस में, तो इनकम सर्टिफिकेट, आईटी बाय इनकम टैक्स रिटर्न का जो आपका फॉर्म है वो दिखाना पड़ेगा। अगर आपके फादर जॉब करते हैं तो आपका सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आप समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं। आगे होता है क्या, एक कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल। इलेक्ट्रिसिटी, आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल का एक कॉपी चाहिए होगा, क्योंकि वो आपका एड्रेस या का परमानेंट होने का एड्रेस प्रूव करता है ये। ओके, एंड ऑन द लास्ट, इफ पेरेंट्स आर फार्मर्स अटेस्ट द एग्रीकल्चर लैंड डॉक्यूमेंट। अगर आपके फादर या फिर आपका पेरेंट्स जो है, आपका माता पिता है, वो अगर एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर की ज़मीन के कागजात की कॉपी यहाँ पे लगेंगे। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूशन, देखिए इंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है इसको। ईच एप्लीकेंट मस्ट सबमिट ओनली वन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। एक ही टाइम पे एक ही बंदा या एक भी बंदी क्या करेगा, एक ही स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा। मल्टीपल स्कॉलरशिप फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। ओके, ए रिसेंट हाई क्वालिटी फोटोग्राफ मस्ट बी अपलोड इन द एप्लीकेशन। जो आपको कहता है रिसेंट हाई क्वालिटी। मोस्ट फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर मैंडेटरी एंड मस्ट बी फील्ड इन, है ना। ओके, जो मोस्ट फील्ड यार एप्लीकेशन आपको सबको सब भरना पड़ेगा, कुछ चीज़ छोड़ना नहीं है। एप्लीकेंट्स कैन चूज टू सेव द एप्लीकेशन एंड सबमिट इट लेटर। अगर आपको सेव करना है और सेव करने के बाद आपको लेटर यूज करना है, उसमें हर स्टेप बाद आपको, अगर एक ही पेज में हो आपको भर लिया, उसके बाद सेव ऑप्शन चूज करने का। अगर आप किसी भी वक्त एप्लीकेशन को बीच में रोकना पड़े तो डाटा सेव होते रहिए और आपको फिर से शुरुआत ना करना पड़े। उसके बाद चलते हैं कि क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मस्ट बी लिस्टेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द मोस्ट रिसेंट। पहले स्टार्ट करते हैं 10th, आपका 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का, एंड फिर आता है अपना जेई, आप जो एंट्रेंस की क्रैक किए होंगे जेई या फिर MBBS, और उसके बाद आपका कॉलेज का मार्कशीट, आपके जिस कॉलेज में पढ़े हो उसका फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर का मार्कशीट लगेगा यहाँ पे। ऐसे ही आपको अरेंज करना है पहले। उसके बाद all applicants are required to provide complete and accurate details of their parents' occupations. Incomplete information will not be considered for the scholarship. अगर आपका सूचना या फिर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है या अपूर्ण है तो आपको स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आपका फादर या फिर आपका पेरेंट्स क्या ऑक्यूपेशन या क्या जॉब या फिर क्या काम करते हैं वो आपको डिटेल्स में भरना पड़ेगा। उसके बाद यू मस्ट अटैच सपोर्टिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फैमिली इनकम एंड एक्सपेंसेस सच एज। अगर आपको
क्या क्या अपना फैमिली पे इनकम देते हो वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, सैलरी स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट फॉर फार्मर्स, फोटोज एंड बिजनेस परमिशन फॉर शॉप ओनर्स। अगर आपके फादर के पास बिजनेस है, शॉप है, तो आपको फोटोज ऑफ द बिजनेस प्रोमिसेस, आपका दुकान का फोटो लगेगा, और सैलरी का आपका डॉक्यूमेंट आईटी रिटर्न हो लगेगा। और उसके बाद बीपीएल कार्ड ये भी एप्लीकेबल। अगर आपके फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका फादर या फिर आपका पेरेंट्स मजदूर है, तो फिर आपका बीपीएल कार्ड ज़रूर होगा। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड होगा बच्चों, बीपीएल कार्ड का मतलब यहाँ बीपीएल कार्ड ओल्ड जो बीपीएल कार्ड मिलता है वो नहीं। अगर राशन कार्ड आपके पास है, इसका मतलब आप राशन कार्ड के से बीपीएल की फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपका राशन कार्ड है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो ही आपका इनकम का सोर्स माना जाएगा। क्योंकि अगर आप बीपीएल कैटेगरी में आते हो तो आपको राशन तो होगा ही, राशन कार्ड, तो वो आप अगर दे दोगे तो वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम को दर्शाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। क्या अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन you will receive a confirmation email along with a copy of your application form। आपका एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आपका ईमेल को एक कॉन्फर्मेशन कॉन्फर्मेशन मैसेज, उसके साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। फॉर एनी असिस्टेंस प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस प्लीज़ कॉन्टैक्ट। और आप ये साइट पे जाइएगा। इस साइट पे अगर आप किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हुई, एप्लीकेशन में गड़बड़ी हुई, या फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, क्या भरेंगे नहीं पता पा रहे हैं, आप यहाँ पे आपके मेल कर सकते हो। और उसके बाद चलते हैं क्या, ऑलवेज इंक्लूड योर फुल नेम एंड कॉलेज नेम इन ऑल कम्युनिकेशन विद द फाउंडेशन। अगर आपको फाउंडेशन के साथ या फिर वो फाउंडेशन के साथ कुछ भी कम्युनिकेशन करना हो, आपका पूरा नाम और आपका इंस्टीट्यूशन का पूरा नाम मेंशन करना मैंडेटरी है। और अगर आप वो क्या करते हैं, अगर आप वो फिल नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन को या आपके कंप्लेन को वो कंसिडर करेंगे ही नहीं। उसके बाद द स्कॉलरशिप विल बी रिन्यूड ईच एवरी ईयर इफ द स्टूडेंट मेंटेन ए गुड स्कोर। आप अगर आपका स्कोर, आपका मार्क सेमेस्टर में अच्छा होगा, आगे आप जाएंगे, आगे जा लेंगे, आपका स्कोर अच्छा हुआ, ईच ईयर आप रिन्यू करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप हर साल आपको मिलती रहेगी 50,000। अगर आपका कोर्स 4 साल तक चलती है, धरो सपोज MBBS आपका 4 साल तक चलती है, तो हर साल 50,000 रुपये के हिसाब से आपको 2 लाख तक की क्या बेनिफिट आपको परिवार को मिलेगी। द स्कॉलरशिप रूल्स एंड गाइडलाइंस कुड बी अमेंडेड, अपडेटेड और अदरवाइज चेंज्ड एट एनी टाइम बाय द मैनेजमेंट विदाउट प्रायर नोटिस। ये पहले एक कंसिडर करने वाली बात है। क्योंकि ये एक प्राइवेट संस्था है, ये आपके एक NGO है। ये किसी भी टाइम इसका टर्म एंड कंडीशन को चेंज कर सकता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट। ओके, ये सब ध्यान में रखते हुए अगर आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो देखते हैं लास्ट डेट क्या है, ऑलरेडी एप्लीकेशन चालू है या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्टेड। डेट कितना होता है कि लास्ट डेट है आपका द सबमिशन ऑफ द डेडलाइन इज 30 सितंबर। कितना, 30 सितंबर या फिर 13 सितंबर 2025। तो डेट किस बात की, जाके अप्लाई करो। अगर आप MBBS या फिर BTech की स्टूडेंट हो, अगर आप MBBS की BTech के स्टूडेंट नहीं हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी जान पहचान में कोई भी, अगर आपका रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बड़े भाई या फिर बड़े बहन हो सकते हैं, छोटा बहन हो सकते हैं, तो फिर ये वीडियो उनके पास शेयर करो ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, अगर आप अप्लाई करने जाओगे, देखो, या अगर आप अप्लाई करने जाओगे स्वामी दयानंद स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, यहाँ पे अप्लाई लिंक होता है, यहाँ पे नीचे भी होती है। ओके, आज जो नीचे भी होते हैं, तो आप किसी को अगर आप इसको क्लिक करोगे तो इसको ये क्या आपको विंडो खुल जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको धीरे धीरे आगे जाकर अप्लाई करनी है। ओके,
तो चलती हैं। तो जाइए पहले, हाँ एक और बात बताने भूल गई कि जो अप्लाई कर स्कॉलरशिप होता है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वो यूएसए एंड इंडिया के लिए भी होती है। यूएसए के लिए अलग, इंडिया के लिए अलग। अगर आप यूएस में ही रहते हो, यूएसए सिटीजन हो, यूएस में भी पढ़ाई करते हो, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं और इस वीडियो को बहुत सारे बीटेक और एमबीबीएस स्टूडेंट के पास भेजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप के वीडियो के बारे में आपको नई जानकारी चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और कमेंट कीजिए अब आपको किस स्कॉलरशिप के बारे में जानना है। और पॉलिटिकल साइंस के न्यू अपडेट के क्लास अब बहुत जल्द आने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन या फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।